आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कोटा ग्रामीण एसीबी की कार्रवाई। दरअसल सरपंच निर्मला मीणा और सरपंच पति महावीर मीणा को ट्रैप किया गया। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने दबोचा है। नक्शा पास करने के एवज में घूस मांगी गई थी। एसीबी एएसपी प्रेरणा शेखावत ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोटा ग्रामीण एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक्शन मोड के अंदर दिखाई दिया और इस दौरान सरपंच निर्मला मीणा और सरपंच पति महावीर मीणा दोनों को ट्रैप किया गया, रंगे हाथों ट्रैप किया गया। 10,000 रुपए की रिश्वत जिस दौरान ये ले रहे थे, उसी दौरान रंगे हाथों एसीबी ने इनको दबोच लिया है। ये रिश्वत दरअसल नक्शा पास करने के एवज में मांगी जा रही थी। एसीबी एसपी प्रेरणा शेखावत ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और राजस्थान में जिस तरीके से घूसखोरों पर लगातार लगाम कसी जा रही है, उसके बावजूद भी घूसखोर डर नहीं रहे। दूसरी तरफ यह कहा जा सकता है कि परिवादी ज्यादा एक्टिव हो चले हैं। उनको समझ में आ गया है कि अगर कोई घूस आपसे मांगता है तो आपको सीधे एसीबी का दरवाजा खटखटाना है। एसीबी निराश नहीं करेगी, तत्काल कार्रवाई करेगी और जो घूस के जरिए आपको परेशान कर रहा है उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। मेरे सहयोगी भंवर चरण मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, मुझे लगता है कि एसीबी तो एक्टिव हुई है, साथ के साथ वो परिवादी, वो शिकायतकर्ता भी ज्यादा सजग हो गए हैं, जिनको अब समझ में आने लगा है कि अगर घूस मांगी गई तो आपको एक दरवाजा खटखटाना है एसीबी का और फिर घूसखोरों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। जी देखिए विजेंद्र, ये जो पूरा मामला है ये केवल कोटा सुकेत गैंगरेप से जुड़ा हुआ नहीं है। मानवाधिकार आयोग के जो चेयरमैन है जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, उन्होंने बहुत सी का हवाला दिया है, संदर्भों का हवाला दिया है जो हाल में घटित हुए हैं। उसमें रिश्वत के रूप में असमत मांगने का मामला भी शामिल है और साथ में दूसरे भी कई रैप के मामले शामिल है। थानों में जो और रैप की घटनाएं आई वो भी शामिल है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हमारे सहयोगी भंवर हमारे साथ जुड़े हुए थे। दरअसल सरपंच निर्मला मीणा और सरपंच पति महावीर मीणा को ट्रैप किया गया। 10,000 रुपए की रिश्वत लेती एसीबी ने दबोचा है। नक्शा पास करने के एवज में घूस मांगी गई थी। एसीबी एसपी प्रेरणा शेखावत ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि चुनाव के लिए टीएमसी का घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। मां माटी मानुष के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। बंगाल नेताजी और टैगोर की धरती है। हमारी सरकार ने लोगों की आय बढ़ाई है, लोगों को हमारी सरकार ने रोजगार दिया है, सभी धर्म जाति के लिए हमने काम किया है, सबको साथ लेकर चलना चाह रही हैं। मैं बंगाल की बेटी हूं, अपना जीवन मातृभूमि को समर्पित किया है। घर घर तक राशन पहुंचाने का हमारा वादा है। दुआरे योजना के तहत राशन पहुंचाएंगे। सरकार जनता के घर तक पहुंचेगी। हम विधवाओं को 1,000 रुपए मासिक पेंशन देंगे। 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए सालाना 6,000 रुपए देंगे। कम आय वाले लोगों को 1,000 रुपए भत्ता देंगे। गरीब SC ST के लोगों को सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि हर महीने 1,000 रुपए दिया जाएगा। 5 लाख तक का इंश्योरेंस भी चलता रहेगा। छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड भी लेकर आएंगे ताकि छात्रों को कोई समस्या ना हो। तो ये दरअसल पश्चिम बंगाल में दीदी का वादों का वो पिटारा जिसके दम पर वो चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। आज ये घोषणा पत्र जारी किया गया है। उसके मुख्य बिंदु क्या हैं, ये हम आपको एक बार फिर से बता सकते हैं। दरअसल मां माटी और मानुष के लिए ये घोषणा पत्र जारी किया गया। इस दौरान जो शुरुआत उन्होंने अपने घोषणा पत्र की, उन्होंने कहा कि बंगाल नेताजी और टैगोर की धरती है। हमारी सरकार ने लोगों की आय बढ़ाई है, रोजगार बढ़ाया है, लोगों को रोजगार दिया है। इस दौरान सभी धर्म और जाति के साथ हमारा समन्वय है, हम काम करते हैं। सबको साथ लेकर चलना टीएमसी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल की बेटी हूं और अपना जीवन मातृभूमि को समर्पित कर चुकी हूं। एक महत्वपूर्ण योजना का जिक्र किया गया और जिक्र किया गया घर घर तक राशन पहुंचाने का वादा किया गया है। दुआरे योजना, यानी कि आपके द्वार योजना, और इसके जरिए राशन पहुंचाने की बात ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के घर तक पहुंचेगी, हर घर तक पहुंचेगी। विधवाओं के लिए घोषणा की गई कि विधवाओं को 1,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी, यानी कि सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे।
बेरोजगारों के मुद्दे को ममता बनर्जी छूती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा और इसको घोषणा पत्र में अंकित किया गया है। इसके अलावा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए सालाना 6,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि मासिक 500 रुपए। कम आय वाले लोगों को 1,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। इस दौरान गरीब SC/ST के लोगों के लिए भी एक बड़ी घोषणा की गई है और इस बड़ी घोषणा के जरिए ममता बनर्जी ने कहा कि गरीब SC/ST के लोगों को सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि मासिक 1,000 रुपए उनको भी दिया जाएगा। इसके अलावा 5 लाख तक का इंश्योरेंस चलता रहेगा। छात्रों को भी घोषणा पत्र में जगह दी गई और कहा गया कि उनके लिए क्रेडिट कार्ड लाया जाएगा। अब उसकी लिमिट कितनी रहनी है और उसको किस तरीके से छात्र यूज कर पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे, और जब क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो कितने इंटरेस्ट के साथ वापस पे करना होगा, ये तमाम चीजों का जिक्र नहीं, लेकिन छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड भी घोषणा पत्र का हिस्सा बना है। प्रदेश के ऐतिहासिक एक्शन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट। 27 दिन के अंदर दुष्कर्मी को फांसी की सजा का ऐलान। इस दौरान कहा गया कि 19 फरवरी को झुंझुनू में घटित 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना घटी। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने सिर्फ 9 दिन के अंदर चालान को पेश कर दिया। पोक्सो कोर्ट ने महज 26 दिन में दोषी को फांसी की सजा सुना दी थी। ये पुलिस न्यायपालिका की दक्षता और सरकार की न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं। अदिति, बीते 4-5 दिन से यह लगातार हल्ला हो रहा है सियासी तौर पर कि राजस्थान में दुष्कर्म हो रहे हैं और राहुल गांधी राजस्थान नहीं आ रहे, लेकिन जिस तरीके से यह फैसला आया इसने बता दिया कि अगर यहां घटना हो रही है तो घटना पर न सिर्फ सिस्टम पूरे तरीके से एक्टिव, सरकार एक्टिव और जल्द से जल्द आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाने, फांसी के फंदे तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बेहद गर्व की बात है आज हम सभी के लिए, अगर हम राजस्थान के निवासी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किस तरह के मामले आ रहे थे और जाहिर तौर पर विपक्ष भी इस पर लगातार सवाल उठा रही थी, और ये ऐतिहासिक फैसला, ये जिस तरह से एक्शन लिया गया है, मैं आपको बताऊं कि प्रदेश का इस ऐतिहासिक एक्शन में मुख्यमंत्री गहलोत ने भी ट्वीट भी कराया, कहा है कि 27 दिन के अंदर दुष्कर्मियों को फांसी की सजा का ऐलान हो गया है। ये भी कहा है कि 19 फरवरी को झुंझुनू में घटित 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना थी और लगातार संसद में, विधानसभा में भी इस पर बात होती थी और आरोपी के खिलाफ पुलिस ने 9 दिनों में चालान पेश किया और पास्को कोर्ट ने 26 दिन में दोषी को सुनवाई, फांसी की सजा की सुनवाई। यह पुलिस न्यायपालिका की दक्षता और सरकार की न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। खुद ट्वीट करके कहा, देखिए आपको बता दूं कि 1 महीने के कम समय में कार्रवाई की गई है और दुष्कर्मियों को फांसी की सजा दी गई है। DGP ML लाटर के निर्देशन में झुंझुनू पुलिस ने किया इतना बड़ा काम और पहली बार रिकॉर्ड जिसने कम समय में अपराधी को सजा मिली है 19 फरवरी को। देखिए, पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार ये बात कह चुके हैं कि किसी भी बच्ची के साथ किसी भी तरह का मामला वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में एक बड़ा एग्जाम्पल था जब मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश में उनकी पुलिस ने इस तरह का काम किया और कम से कम समय में ऐसे फांसी की सजा दिलाई है। क्योंकि हमने राजेंद्र हर बार देखा है कि बहुत निर्भया कांड हुआ, बहुत सारे कांड हुए, अभी भी उसके बाद कई निर्भया आ गए, लेकिन वो मामले एक बार कुछ स्पीड अप होते हैं जब जनता सड़कों पर उतरती है, लेकिन फिर फांसी लगते कई बार चीजें फेड ऑफ होने लगती है। तो ये इतने कम समय में, एक आपको याद होगा कि हैदराबाद का एक कांड था जब एनकाउंटर कर दिया गया था, उसमें भी कई सवाल उठे थे, लेकिन पुलिस ने एनकाउंटर किया, तमाम चीजें हुई, एनकाउंटर को भी फेक बताया गया, लेकिन बात ये कि न्याय दिलाई गई। क्योंकि ऐसे मामलों में कई बार गुस्से में आकर हम यही कहते हैं कि ऐसे लोगों को तो हाथों हाथ सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो सजा हाथों हाथ नहीं हो, उसको उस परिवार को, उस बच्ची को, उनसे संबंधित लोगों को, शायद हम जैसे प्रदेशवासियों को न्याय की फीलिंग नहीं आती है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और आज पत्रकार के साथ साथ एक महिला होने के नाते मेरे को ये बात और जाहिर तौर पर धन्यवाद देने का मन है कि इस तरह का अगर काम होता रहे, ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश भर में जहाँ भी ऐसी वारदातें हो रही है, तो शायद ये गुनाह कम होने लगेंगे, इनकी परसेंटेज कम होगी और जो इस तरह का करता है उसको एक बार डर लगेगा, कांपेगा ये ऐसे किसी भी काम करने से पहले।
अदिति, लेकिन ये नजीर बन जाए, सच में नजीर बन जाए कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति जो आगे के प्रोसेस है और जिसमें सालों गुजर जाते हैं, वो प्रक्रिया भी अगले 2-3 महीने में पूरी कर दी जाए, फिर नजीर बन जाए। लग रहा है संपर्क हमसे टूट गया। शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, क्योंकि पोक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया तो जाहिर है जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है वो अपर कोर्ट जाएगा, वो हाई कोर्ट जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो राष्ट्रपति से गुहार लगा सकता है। अगर इस पूरे प्रोसेस को भी अगले 2-3 महीने में पूरा कर दिया जाएगा तो देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में यह लिखा जाएगा कि एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में जहां 5 साल की मासूम से दुष्कर्म किया गया, आरोपी को 3 महीने के अंदर फांसी पर लटका दिया गया। और अब बात करते हैं विधानसभा की कार्यवाही की। दरअसल बीएसी यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में फैसला हुआ है और 19 मार्च तक विधानसभा की कार्यवाही चलेगी, यानी कि अगले 2 दिन और विधानसभा की कार्यवाही चलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, विधानसभा की कार्यवाही को लेकर बीएसी की बैठक में फैसला हुआ है। 19 मार्च तक विधानसभा की कार्यवाही चलने वाली है, यानी कि कल और परसों अभी विधानसभा की कार्यवाही और चलेगी। सवाल यह है कि क्या वाकई में सचमुच भारत में दी गई है रिश्वत? क्या भारत में 3 दशक पुराना दोहराया जा रहा है इतिहास? सामने आया भारत की राजनीति का स्वीडन कनेक्शन। बोफोर्स तोप की तरह स्कैनिया कंपनी का सामने आया घोटाला। तब मिस्टर क्लीन के नाम से मशहूर राजीव के दामन पर यह दाग लगा था। अब उसी स्वीडन की कंपनी स्कैनिया का उसी तरह का घोटाला सामने आ रहा है। स्वीडन के मीडिया ने घोटाले का खुलासा किया और स्वीडन मीडिया के मुताबिक स्कैनिया कंपनी ने 7 राज्यों को रिश्वत दी है। भारत में भी अपनी बसें और ट्रक बेचने के लिए 2013 से 2017 के बीच में रिश्वत दी गई, लेकिन इतने गंभीर आरोपों के बावजूद भारत में इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। हालांकि इसकी जद में नितिन गडकरी तक आए थे, लेकिन उसके बाद मीडिया ने भी और स्कैनिया ने भी यह कह दिया था कि उनका और उनके परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बोफोर्स घोटाले की गूंज आज तक सियासी हलकों के अंदर सुनाई देती है, क्या इस मुद्दे पर भी वैसी ही राजनीति होती हुई नजर आएगी या फिर जिन्होंने घूस ली है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी? दरअसल स्वीडन के मीडिया ने घोटाले का बड़ा खुलासा किया और स्वीडिश मीडिया के मुताबिक स्कैनिया कंपनी ने 7 राज्यों को रिश्वत दी है। ये 7 राज्य कौन कौन से हैं ये जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन इन 7 राज्यों के अंदर अपनी बसें यानी कि स्कैनिया की बसें और ट्रक बेचने के लिए 2013 से 2017 के बीच में रिश्वत दी गई। कमाल की बात यह है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद भारत में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही। जब पीसीसी चीफ ने विपक्ष का फोटो शूट किया, आज जैसे ही शाम को सदन स्थगित हो गया, बीजेपी विधायक बैठ गए धरने पर। इसी दौरान अशोक लाहोटी ने आग्रह किया डोटासरा से, कृपया आप हमारी धरना लेते हुए की फोटो क्लिक कर दीजिए। पीसीसी चीफ डोटासरा ने उन्हीं के फोन से फोटो खींच डाली। जिन्होंने ये घटनाक्रम देखा उनके लिए ये घटनाक्रम अचरज भरा पल जरूर था, लेकिन कहा जा सकता है कि यह भी एक राजनीति से परे अपॉर्चुनिटी। चुनौतीपूर्ण दिन और फ्लोर मैनेजमेंट। सचेतक बनने के बाद जोगेश्वर गर्ग ने आज संभाला फ्लोर मैनेजमेंट। बीजेपी विधायक को चार्ज रखने का काम उन्होंने किया। सदन में 6 घंटे तक लगातार नारे लगवाने का काम आसान नहीं था। गर्ग ने अपने सीनियर्स की सहायता से मैनेजमेंट को बखूबी संभाला। पर्दे के पीछे रहकर काम करने की उनकी शैली वाकई में बेहद अलग है और वो आज दिखाई भी दी। जोगेश्वर गर्ग ने जिस तरीके से आज फ्लोर मैनेजमेंट किया, जिस तरीके से 6 घंटे तक नारे लगवाने का काम किया, यकीनन ये आसान नहीं था, लेकिन सीनियर्स की सहायता से जिस तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट को संभाला, बखूबी संभाला, पर्दे के पीछे रहकर उनकी ये अलग तरीके की काम करने की शैली। आगे बढ़ते हैं मंत्री भाई की जीवन शैली से। साथी मंत्री भी प्रभावित है, संयमित है। धार्मिक जीवन शैली से भाया हमेशा ऊर्जावान रहते हैं। चाय कॉफी से
मंत्री प्रमोद जैन भाया दूरी बनाकर रखते हैं। महीने में 4 दिन ही शाम का भोजन करते हैं। रविवार और मंगलवार को वो व्रत रखते हैं। अब तो भाया का अधिकांश स्टाफ भी भाया की शैली को फॉलो करने लगा है। भाया का वाणी जिह्वा पर गजब का नियंत्रण भी है और इसको अब सभी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे प्रभावित तो कम से कम कई मंत्री हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो संयमित और धार्मिक जीवन शैली को जीते हैं उसकी वजह से वो हमेशा एनर्जेटिक होते हैं, ऊर्जावान रहते हैं। वो ना तो चाय का इस्तेमाल करते हैं ना कॉफी पीते हैं, इन दोनों से ही दूरी बनाकर रखते हैं। कमाल की बात यह है कि महीने में सिर्फ 4 दिन वो शाम का भोजन करते हैं, यानी कि लगभग महीने में 26 दिन के आसपास वो शाम का भोजन ही नहीं करते। इसके अलावा 2 दिन सप्ताह में ऐसे होते हैं जब वो व्रत रखते हैं। रविवार और मंगलवार को उनका व्रत होता है और अब उनके साथ जो स्टाफ काम कर रहा है, अधिकांश स्टाफ भी अब भाया की शैली को फॉलो करने लगा है और शायद यही वजह है कि भाया का वाणी और जिह्वा पर गजब का नियंत्रण है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल यह है कि शुभेंदु अधिकारी क्यों घबरा रही हैं? ममता के नामांकन पत्र में कुछ गड़बड़ी को बनाया आधार। शुभेंदु और पूरी बीजेपी दीदी का नामांकन खारिज करवाने पहुंची चुनाव आयोग। 50,000 से दीदी को हराने का दावा करने वाले शुभेंदु की ये स्थिति, जबकि शुभेंदु के पास भी केजरीवाल की तरह राजनीति करने का अवसर। शुभेंदु भी नंदीग्राम में ममता को हराकर राज्य के बन सकते हैं सबसे बड़े नेता, लेकिन वो लड़ने के बजाय ममता का नामांकन रद्द करवाने में उलझे हुए। नामांकन रद्द हो भी गया तो उससे तो उल्टे ममता को ही सहानुभूति मिलेगी और दीदी राज्य में ऐसा माहौल बनाएगी कि चुनाव आयोग के इस्तेमाल से उनको रोका गया। वहीं तमिलनाडु में बीजेपी ने खेला बाहरियों का दाव। खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर दावा किया 20 उम्मीदवारों में से 2 को छोड़ बाकी 18 लोग बाहरी। ये वो लोग जिनका जनसंघ या संघ या बीजेपी से कोई संबंध नहीं रहा, दूसरी पार्टी से आए बीजेपी में और उनको टिकट दे दिया गया है। जब बीजेपी के पास तमिल में 20 भी नहीं तो 234 सीटों पर उम्मीदवार कहां से आते हैं? गठबंधन से पहले ही अन्ना डीएमके ने बीजेपी से 2 टूक अंदाज में कहा, अगर राज्य में उसकी सरकार बनेगी तो बीजेपी सरकार में शामिल नहीं होगी। उधर कांग्रेस कमजोर है तो वो सहयोगी दल के आगे सरेंडर कर रही है, लेकिन बीजेपी की स्थिति तो कांग्रेस से कई गुना अच्छी, फिर भी सरेंडर क्यों किया जा रहा है? खैरात बांटने के आइडिया भी हो रहे चोरी। चुनाव में देश की हर पार्टी मुफ्त बांटने का चलती दाव, जबकि तमिलनाडु में ऐसी राजनीति की शुरुआत हुई थी 6ठे दशक में, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे ये सियासी दाव पूरे देश में फैल गया। तमिल की डीएमके और अन्ना डीएमके ने इस आइडिया को चोरी करने का आरोप लगाया। अब की बार डीएमके ने पेट्रोल डीजल के दाम में कमी का वादा किया तो अन्ना डीएमके ने आगे बढ़कर 6 सिलेंडर मुफ्त देने का भी ऐलान कर दिया। केरल में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार। बीजेपी ने बिना लोगों की सहमति लिए दे दिए थे टिकट। ऐसे में एक उम्मीदवार ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बीजेपी ने मननथाड़ी सीट से मणिकानंदन उर्फ मणिकुट्टन को टिकट दिया था, लेकिन युवा और पढ़े लिखे नौजवान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने उनसे फोन पर बात की थी, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाई। मणिकुट्टन ने खुद मीडिया में आकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बीजेपी के लिए चुनाव से पहले यकीनन ये एक बड़ा झटका है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।